हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनिमाइजर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपने कवर करेंगे राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख नहरों के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी अपने एग्जाम रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो अपने यहाँ पे पूरे एक साथ ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने राजस्थान की प्रमुख नहरों के बारे में। इसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे अपने गंग नहर के बारे में। देखिए, गंग नहर के बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं क्योंकि यह क्या है, राजस्थान की प्रथम नहर है परियोजना। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पहली ही लाइन में बन जाता है कि राजस्थान की प्रथम जो नहर परियोजना है वो कौन सी है, तो उसका नाम है गंग नहर। तो इसकी जो निर्माण का जो श्रेय दिया जाता है वो महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा इस नहर परियोजना की शुरुआत की गई, या फिर इनके द्वारा इस जो नहर जो है गंगा नहर, इसका निर्माण कार्य करवाया गया। शुरुआत हुई थी इसकी 1921 से, और इसकी जो काम जो कंप्लीट हो गया था, या फिर इसको अपने बोले इसका जो शिलान्यास हुआ था वो हुआ था 1927 में। तो इसका निर्माण हुआ महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा। इसलिए अपने महाराजा गंगा सिंह जी को क्या बोला जाता है, आधुनिक आधुनिक भारत के भागीरथ के नाम, आधुनिक भारत के भागीरथ के नाम से किसको जाना जाता है, महाराजा गंगा सिंह जी को। और गंगानगर को जो अपने वर्तमान में गंगानगर बोलते हैं, पहले इसको रामनगर बोलते थे। तो महाराजा गंगा सिंह जी के नाम के आधार पर ही गंगानगर इसका नामकरण पड़ा था। तो ये भी ध्यान रखना है कि गंगानगर का पुराना नाम क्या है, रामनगर, जिसको अपने वर्तमान में श्री गंगानगर के नाम से जानते हैं, जो महाराजा गंगा सिंह जी नाम से इसका नाम पड़ा था। अब अपने बात करें इस नहर की उद्गम की। गंगनहर का जो उद्गम है सतलज नदी से, सतलज नदी पर हुसैनी वाला जो फिरोजपुर पंजाब में है, वहां से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। जो तीन रियासतें थे उनके बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और शुरुआत में उसका उद्गम कहाँ से होगा, सतलज नदी से होगा। उसमें भी सतलज नदी पर हुसैनी वाला जो जगह है फिरोजपुर पंजाब में, वहां से इस नदी का उद्गम होता है, वहां से इस नदी की नहर की शुरुआत होती है। अब हमने बात करी राजस्थान में प्रवेश की, तो गंगा नहर राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होती है, गंगानगर में। गंगानगर के कौन से गांव से, खप्खा गांव से। गंगानगर का गांव है खप्खा, वहां से इस नहर की राजस्थान में प्रवेश होता है। तो इसका जो उद्गम पूछ किया जाए तो वो तो कहाँ से हो रहा है, हुसैनी वाला पंजाब से, लेकिन राजस्थान में प्रवेश कर रही है श्री गंगानगर के खक्खा गांव से। अब उसके बाद में इसकी जो कुल लंबाई की बात है वो तो कितनी है, 129 किलोमीटर। मतलब राजस्थान में ये कहाँ से, मतलब हुसैनी वाला से ये उद्गम हो रही है, और राजस्थान में ये कहाँ तक, शिवपुरी हेड तक आ रही है। शिवपुरी हेड कहाँ पर है, श्री गंगानगर में, वहां तक आ रही है। वहां तक इसकी कुल लंबाई अगर पूछ की जाए 129 किलोमीटर, तो इसकी कुल लंबाई है उद्गम से लेकर इसके मुख्य या फिर शिवपुरी हेड तक। लेकिन इसमें से 112 किलोमीटर तो क्या है, पंजाब में है। 112 किलोमीटर तो पंजाब में है, और केवल राजस्थान में कितनी है, 17 किलोमीटर। मुख्य नहर जो है राजस्थान में केवल 17 किलोमीटर है, जो राजस्थान में खक्का गांव से लेकर कहां तक, शिवपुर हेड तक इसकी लंबाई कितनी है, केवल 17 किलोमीटर है। अब उसके बाद में बात करेंगे लाभान्वित जिले श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ है। वर्तमान में अनूपगढ़ भी इसका, क्योंकि जो नया जिला बन चुका है श्रीगंगानगर से अलग करते हुए इसको नया जिला बनाया गया है। तो इसके लाभान्वित जिलों की बात में शुरुआत में तो सिर्फ था श्रीगंगानगर, लेकिन जो नया जिला बन चुका है अनूपगढ़, इसके आधार पर इसमें वर्तमान में दो लाभान्वित जिले हैं, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़। तो मुख्य नहर जो मान लो आपने समझे अपने शिवपुरी हेड तक है, उसके पश्चात में भी यहाँ पर जो नहरें हैं या फिर इसका जो सहायक नहर है उसके माध्यम से इसमें अनूपगढ़ तक भी इसकी सिंचाई जो होती है। तो दो लाभान्वित जिले हैं अपने, एक है श्रीगंगानगर और एक है अनूपगढ़। अब शुरुआत करें अपने कि इसका शिलान्यास कब किया गया था, तो 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। जैसे अपने यहाँ पर सबसे पहले चर्चा की थी, इसके निर्माण से संबंधित देखिए, इसके निर्माण कार्य कब से प्रारंभ हुआ है, 1921 में हुआ है, और इसका मतलब काम कंप्लीट कब हुआ है, 1927 में। इसमें से सबसे पहले अपने शिलान्यास की चर्चा की, तो 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। और अपने बात करें अगर इसके उद्घाटन की, कि यह जब कंप्लीट हो गई थी, उसके उद्घाटन के लिए लॉर्ड इरविन द्वारा इस शिवपुर हेड पर 26 अक्टूबर 1921 को इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। तो शिलान्यास किया गया है महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा, और नहर का जो उद्घाटन है वो शिवपुरी हेड पर लगभग 1927 में, 26 अक्टूबर 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। दोनों चीज अपने को ध्यान रखनी है, उद्घाटन भी और प्लस में इसका शिलान्यास भी। अब इससे संबंधित इनकी चार शाखाएं हैं, गंगा नहर की चार शाखाएं हैं, एक करणी जी, लालगढ़, सवीजा और लक्ष्मी नारायण, ये चार इसकी क्या है, शाखाएं हैं। और यह नहर गंगानगर जिले की जीवन रेखा कहलाती है। गंगानगर के लिए मुख्य रूप से बनाई गई थी। जब ये नहर बनाई गई तो अपना गंगानगर ही जिला था, और इसी की सिंचाई के लिए विशेष रूप से गंगा सिंह जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, गंगानगर जिले की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो गंगानगर से संबंधित अपनी सारी चर्चा कंप्लीट कर ली है। एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट बनते हैं अपने,
वो सारे एक साथ यहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि ये राजस्थान की पहली नहर परियोजना है। निर्माण किसके द्वारा किया गया? महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा 1921 में। 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई और ये गंगा नदी क्या कहलाती है? जीवन रेखा कहलाती है। कुल लंबाई है 129, जिसमें राजस्थान में केवल है 17 शिवपुरी हेड तक। उसके बाद में ये अन्य वितरिकाओं के माध्यम से अनूपगढ़ में भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। और बात करें अपने इसकी कहाँ तक है? अपने शिवपुरी हेड तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपने को गंगा नहर से संबंधित ध्यान रखनी है। चलिए अब बात करेंगे अपने एक और इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा अपने इम्पोर्टेंट इसको बोल सकते हैं राजस्थान की नहरी सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो अपने को एग्जाम में से देखने को मिलते हैं, इसलिए अपने इससे संबंधित सारे फैक्ट एक साथ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए पहले बात करें अपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित इसके उपनाम की। राजस्थान की मरुगंगा, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा और इसको क्या बोला जाता है? अन्य इसके कुछ नाम है जिसे अपने जानते हैं। कौन से? राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जानते हैं, इसके अलावा रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा के नाम से और राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। यह है क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जो नहर परियोजना है वो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब जैसे इसका मुख्य उद्देश्य समझें कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसमें पेयजल और सिंचाई की सुविधा जो उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना का निर्माण करवाया गया था। देखिए सबसे पहले इसमें समझना होगा कि जब यहाँ पर गंगा नहर में का निर्माण करे, जब गंगा सिंह जी के द्वारा करवा दिया गया, उसके बाद में गंगा नहर की जो एक रूपरेखा है या फिर जो इसको शुरुआत करने का जो श्रेय दिया जाता है एक प्रकार से अपने महाराजा गंगा सिंह जी को देते हैं। लेकिन जो वास्तविक अपने जाने कि इसका जो एक फॉर्मेट जो तैयार किया गया था या फिर इसकी जो ब्लॉक प्रिंट है, जो ब्लू प्रिंट है, इसको शुरुआत करने की गई थी महाराजा सादुल सिंह जी द्वारा। सादुल सिंह जी के द्वारा एक कंवर सेन से नाम से एक इंजीनियर को अपॉइंट किया गया, उसके माध्यम से इसकी शुरुआत हुई। जैसे अपने देखें कि इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? सतलज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित एक हरिके बैराज है। हरिके बैराज से इसका उद्गम हो रहा है। कहाँ पर है? ये फिरोजपुर पंजाब में है। कहाँ पर है? सतलज और व्यास नदियों के संगम पर है, हरिके बैराज है, वहां से इस नदी से नहर का क्या हो रहा है? उद्गम हो रहा है। और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश हो रहा है? मसीदा वाली से इसका राजस्थान में प्रवेश हो रहा है। आईजीएनपी की मुख्य नहर है राजस्थान के 4 जिलों जिसमें कौन से हैं? हनुमानगढ़ है, श्रीगंगानगर है, बीकानेर और जैसलमेर में है गुजरती है। मुख्य रूप से 4 जिलों में गुजरती है। इसके अलावा इस नहर की अब बात करें कि इस नहर की परिकल्पना के बारे में। इस नहर की परिकल्पना की शुरुआत तो किसके द्वारा की गई थी? महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा, जिन्होंने गंगा नहर का निर्माण करवाया था। लेकिन उसके पश्चात में सादुल सिंह जी के द्वारा इसको मतलब मुख्य रूप से शुरुआत करवाया गया था। तो इन्होंने इंजीनियर कंवर सेन को बीकानेर के मुख्य सिंचाई अभियंता या फिर इंजीनियर के रूप में इनको नियुक्त किया था और इन्होंने ही इस नहर की रूपरेखा तैयार की थी जो अपने इंदिरा गांधी नहर है। इसकी रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? कंवर सेन के द्वारा। कंवर सेन के द्वारा तैयार की गई थी और कंवर सेन को जो इंजीनियर नियुक्त किया था बीकानेर राज्य के लिए किसके द्वारा? सादुल सिंह जी के द्वारा। तो इन्होंने एक जो रिपोर्ट पेश की थी बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता के नाम से एक ब्लूप्रिंट यहाँ पर तैयार किया गया था कंवर सिंह जी के द्वारा। लगभग 1948 में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया गया था। इसको बनाने के लिए ये जो पूरा तैयार किया गया था, फॉर्मेट तैयार किया गया था और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अनुमति के लिए इसको भेज दिया गया था। किस माध्यम से? इसकी जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसका जो शीर्षक था बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता के बारे में। बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता के बारे में एक रिपोर्ट पेश की गई 1948 में। तो सबसे पहले इसका योजनाकार कौन हो गया? कंवर सेन। ठीक है, और कंवर सेन को जो नियुक्त किया था महाराजा सादुल सिंह जी के द्वारा। अब अपने बात करें इसके शिलान्यास की। अब जब इसको अनुमति मिल गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तब इसका शिलान्यास किया गया था 31 मार्च 1958 को। 31 मार्च 1958 को इसकी शुरुआत की गई थी गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा, जो तत्कालीन क्या थे? केंद्रीय गृह मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री थे 1958 में, उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था, शुरुआत की गई थी 1958 में। लेकिन 1948 में इसको क्या की गई थी? एक रिपोर्ट पेश की गई थी। उसके बाद में जब इसका शिलान्यास जो किया गया था तो यहाँ पर एक बोर्ड बनाया गया था। एक बोर्ड बनाया गया था नहर से संबंधित। इसके नहर के जो बोर्ड से संबंधित प्रथम अध्यक्ष भी किसको बनाया गया था? कंवर सेन को बनाया गया। नहर से संबंधित एक बोर्ड बनाया गया था, उसके प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? कंवर सेन थे। और इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? जैसे अपने यहाँ पर चर्चा की, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसकी क्या किया गया? शिलान्यास किया गया। उसके बाद में बात करते हैं उद्घाटन से संबंधित। तो उद्घाटन किया था इसका 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति, तत्कालीन उपराष्ट्रपति
सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा नौरंगदेश्वर वितरिका जो रावलसर शाखा है अपनी, वहां से रावलसर शाखा की नौरंगदेश्वर वितरिका से 1961 में इसका उद्घाटन किया गया। उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब वर्तमान में जिसको अपने किस नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जानते हैं। पहले इसको किस नाम से जानते थे अपने, राजस्थान नहर। पहले इसका जो नाम था राजस्थान नहर था, लेकिन 1984 में इसका नाम परिवर्तन किया गया था। किसके नाम के आधार पर, जो इंदिरा गांधी के नाम के आधार पर इसको वर्तमान नाम जिसको अपने जानते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसका पुराना नाम था राजस्थान नहर है। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। ये अपने एग्जाम में आ चुका है कि इसका नाम परिवर्तन कब किया गया, इसलिए स्टार मार्क करते हुए आपको याद करना है। इसका नाम परिवर्तन से संबंधित ये ईयर पूछा जाता है 1984 से संबंधित आपका क्वेश्चन बनता है। चलिए, इंदिरा गांधी की नहर परियोजना की कुल लंबाई पूछी जाए तो कितने, 649 किलोमीटर। अभी अपने 649 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसमें अपने देखेंगे कौन से पार्ट्स हैं। इसमें से पहले बात करें अपने फीडर नहर के बारे में। फीडर नहर जिसकी लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर। 204 किलोमीटर मतलब हरिके बैराज से जहां से ये निकलती है, राजस्थान में जहां से ये प्रवेश करती है, उसको अपने किस नाम से जानते हैं, फीडर नहर के नाम से। देखिए फीडर नहर क्या होती है कि तो मुख्य नहर तक पानी पहुंचाने के लिए जिस नहर का निर्माण किया जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं, फीडर नहर करते हैं। मतलब जहां से हरिके बैराज तक सीतावाड़ी तक है, इसका जो पानी है वो यूज नहीं किया जाता, केवल राजस्थान तक पहुंचाया जाता है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, फीडर नहर बोलते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है राजस्थान में, 204 किलोमीटर। कहां से लेके, हरिके बैराज से लेके मशीता वाले हेड तक, राजस्थान में जहां तक जो प्रवेश कर रही है तक उसकी कुल लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर। 204 किलोमीटर, जिसमें से 150 किलोमीटर कहां पर है, पंजाब में है, क्योंकि हरिके बैराज भी कहां पर है, पंजाब में है। तो पंजाब से इसकी शुरुआत हो रही है। 204 किलोमीटर में से 150 किलोमीटर है पंजाब में, 19 किलोमीटर है हरियाणा में, उसके पश्चात है राजस्थान में कितना है, 35 किलोमीटर। राजस्थान में 35 किलोमीटर है। तो पहला पार्ट अपनी जाने कि इसकी कुल लंबाई से संबंधित जो 649 किलोमीटर है यहाँ पर, इसमें से पहला पार्ट है राजस्थान फीडर के नाम से, इसकी कुल लंबाई है 204, जिसमें से केवल राजस्थान में कितनी है, 35 किलोमीटर। और फीडर नहर से भी संबंधित अपने जान लिया कि फीडर नहर होता क्या है, सिर्फ मुख्य नहर तक इसको पानी पहुंचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो बीच में इसका जो पानी है वो काम में नहीं लिया जाता है। जैसे अपनी बात करें पंजाब और हरियाणा, इनके द्वारा यूज नहीं किया जाता। चलिए उसके बाद में बात करेंगे मुख्य नहर से। तो फीडर नहर के बाद में जो मुख्य नहर है, जो राजस्थान के लिए स्पेसिफिक क्योंकि ये बनाई गई है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, मुख्य नहर। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर, तो 445 तो मुख्य नहर होगी, इसके अलावा फीडर नहर कितनी होगी, 204। तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है, 649 किलोमीटर। 649 किलोमीटर। अब इसकी 445 किलोमीटर मुख्य नहर है, वो कहां से है, मसीतावाली हेड से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, 445। और अगर अपन टोटल कैलकुलेट कर लें कि हरिके बैराज से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर। चलिए, लेकिन उसका नहर का तो समाप्ति पॉइंट कौन सा जाता है, मोहनगढ़ हो जाता है। लेकिन अगर जीरो पॉइंट की बात करें तो इसको जो यहाँ तक है मोहनगढ़ से लेके इसको आगे एक जो नहर के माध्यम से कौन सी है, बाबा रामदेव उप शाखा के माध्यम से आगे तक पहुंचाया जाता है। कहां तक, गडरा रोड बाड़मेर तक इसको पहुंचाया गया। लगभग 90 किलोमीटर की ये क्या है, बाबा रामदेव उप शाखा है। तो अगर अपने पूछ लिया जाए कि वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो इसका पानी कहां तक जाता है, या फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो जीरो पॉइंट है कहां तक है, गडरा रोड बाड़मेर तक। ये चीज ध्यान रखना है। और अगर अपन ये भी पूछ लिया जाए कि नहर की वितरिकाओं की कुल लंबाई, अगर नहर की जो वितरिकाएं हैं उनकी भी अगर कुल लंबाई जोड़ ली जाए तो लगभग 9060 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होती है। ठीक है, तो मुख्य नहर आपने ध्यान करना है कि राजस्थान में स्पेशली जो ये नहर है उसकी कुल लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर है, जिसमें फीडर है 204 और मुख्य नहर की है 445। उसके पश्चात में लगभग 90 किलोमीटर एक बाबा रामदेव उप शाखा भी निकाली गई है। बाबा रामदेव उप शाखा लगभग 90 किलोमीटर, 80 से 90 किलोमीटर की कुल लंबाई है। इस परियोजना का जो निर्माण है 3 चरणों में पूरा है। जो ये नहर पढ़ रहे हैं अपनी इंदिरा गांधी नहर है, इसका जो निर्माण है एक साथ न होकर इसको 3 स्टेप में बनाया गया। तो पहले स्टेप की अपनी बात करें तो इसका हरिके बैराज जहां से उद्गम हो रहा है वहां से लगभग 393 किलोमीटर इस नहर का निर्माण किया गया है। 393, जिसमें से फीडर आ गई 204। तो 393 में से 204 किलोमीटर तो फीडर है, और उसके अलावा आगे का जो पार्ट है वो भी फर्स्ट चरण में। तो फर्स्ट चरण कहां से है, जो हरिके बैराज से लेकर पुगल जो अपने बीकानेर में,
वहां तक पहले चरण के दौरान इसका निर्माण किया गया है। जैसे अपने यहाँ देखें कि रिके बैराज से 393 किलोमीटर नहर का निर्माण किया गया है, जिसमें से पंजाब से मसीता वाली हेड तक क्या है 204 किलोमीटर तक फीडर नहर है। फीडर नहर की चर्चा की अपने पहले। उसके बाद में मसीता वाली से लेके पुगल बीकानेर तक, और अगर उससे भी अगर और पूछ लिया जाए तो गांव है एक सत्तासर। सत्तासर गांव है पुगल के पास में, वहां तक इसका पहले चरण के दौरान निर्माण किया गया। कुल किलो कितने हैं 393 किलोमीटर इसका निर्माण किया गया है। तक 189 किलोमीटर, मतलब मसीता वाली से लेके राजस्थान फीडर के बाद में 189 किलोमीटर इसका निर्माण किया गया है। और वितरिकाओं की पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी अपने यहाँ पे देखें 3075 किलोमीटर लंबी वितरिकाओं का भी निर्माण किया गया है इससे पहले चरण के दौरान। अब पहले चरण की और कुछ इंपॉर्टेंट बात करें, जिसमें से है कि इस चरण के दौरान, मतलब जो पहला जो चरण था उसमें सुरतगढ़, अनूपगढ़ और पुगल तीन शाखाएं भी बन चुके इस नहर में। पहले स्टेप में क्या चीज ध्यान रखना है, तीन शाखा बन चुके हैं, और इसके अलावा एकमात्र एक लिफ्ट नहर निकली। कुल अपने अलग अलग पढ़ेंगे कि इस नहर पर कितनी लिफ्ट नहरें हैं और कितनी शाखाएं हैं, उनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। अभी अपने को ये ध्यान रखना है कि पहले चरण के दौरान जिसका निर्माण हुआ है 393 किलोमीटर हुआ है, जिसमें जो शुरुआती बिंदु है इसका पंजाब में अरिके बैराज से लेकर कहां तक, सत्तासर जो का है पुगल के पास में बीकानेर तक, इसका पहले चरण के दौरान निर्माण हुआ है। अब इसी चरण के दौरान तीन तो क्या निकली है, शाखाएं निकली है, और एक लिफ्ट नहर निकली है। तो एक इससे जो स्पष्ट चीज हो जाती है अपने कि जो एकमात्र पहली लिफ्ट नहर की अगर पूछ लिया जाए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत जो पहली लिफ्ट नहर कौन सी है, तो यहाँ पर जैसे है अपने कि एकमात्र लिफ्ट नहर कंवर सेन लिफ्ट नहर का निर्माण भी इसके दौरान है। तो पहली अगर लिफ्ट नहर पूछ लिया जाए कि इंदिरा गांधी नहर पर बनने वाली पहली लिफ्ट नहर कौन सी है, तो वो कौन सी है, कंवर सेन लिफ्ट नहर। अब देखिए लिफ्ट नहर की बात करें तो लिफ्ट नहर का निर्माण उस स्थिति में किया जाता है कि जब ये बह रही है, उससे जिस तरफ ये निकाली जाती है वहां का जो अपना जो जमीन का जो स्तर है वो थोड़ा ऊपर होता है, इसलिए क्या किया जाता है, लिफ्ट नहर निकाली जाती है। तो राजस्थान में तो इस पर निकाली गई है 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, वो इसके बाईं तरफ निकाली गई है, क्योंकि इस नहर के बाईं तरफ का जो पार्ट है वो इसके थोड़ा ऊपर है, इसलिए यहाँ पर लिफ्ट नहरें निकाली गई है। और कितनी निकाली गई, 7 निकाली गई है, जिसमें से अगर पहली पूछ लिया जाए कौन सी, अपनी कंवर सेन लिफ्ट नहर ये इस नहर की पहली लिफ्ट नहर है। अब फर्स्ट स्टेप से संबंधित अपने चर्चा कर ली कि इस परियोजना को जो 3 चरणों में जो निर्माण हुआ है उसमें पहले चरण के दौरान 393 किलोमीटर यहाँ पर कुल क्या हुई है, बनाया गया, 393 किलोमीटर बनाया गया। अब सेकंड चरण की बात करें, इसके अंतर्गत पुगल जहां तक ही बन चुकी थी, पहले 70 पुगल तक जहां तक बन चुकी थी, उसके पश्चात मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसको बनाया गया है। और कितने किलोमीटर बनाया गया है, 256 किलोमीटर इसका कुल निर्माण किया गया है। तो इस सेकंड चरण के दौरान राजस्थान में देखें 6 शाखाएं बनाई गई। 6 शाखाएं बनाई गई, तो पहले स्टेप में आपने कितनी बनाई थी, 3 शाखाएं बनी थी, और सेकंड स्टेप में कितनी बनाई है, 6 शाखाएं बनाई। तो 6 शाखाएं भी और यहाँ पर जोड़ना है, तो कुल शाखाएं कितनी हो जाती है, यहाँ पर इस पर 9 शाखाएं हो जाती है। अगर पूछ लिया जाए इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर कितनी शाखाएं हैं, 9 शाखाएं हैं, पहली चीज ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा 6 लिफ्ट नहरें भी निकाली गई है। तो एक लिफ्ट नहर की चर्चा आपने कर ली, जैसे कंवर से लिफ्ट नहर है वो इस पर पहली लिफ्ट नहर बनी है, और उसके अलावा सेकंड चरण के दौरान इस पर 6 और बन चुकी है। तो कुल मिला के यहाँ पर अपने 6 और ऐड कर ली है, तो लिफ्ट नहरें कितनी हो चुकी है, यहाँ पर 7 लिफ्ट नहरें हैं। तो ये दोनों आपको स्टेटमेंट फॉर्मेट में काफी बार पूछा जाता है अपने कि इस पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर कितनी लिफ्ट जो नहरें हैं और कितनी इसकी शाखाएं हैं, तो 9 शाखाएं हैं और 7 इसकी क्या है, लिफ्ट नहरें हैं। इंदिरा गांधी नहर के दाईं तरफ का जो क्षेत्र है नहर के पानी के तल से नीचा है, इस कारण इंदिरा गांधी नहर दाईं तरफ शाखाओं का निर्माण किए। शाखाएं तो की गई है इसके दाईं तरफ। राजस्थान में जैसे इसकी 9 शाखाएं हैं, राजस्थान में 9 शाखाओं में से 8 शाखाएं तो इसकी है दाईं तरफ है, लेकिन एकमात्र शाखा है रावतसर शाखा, वो कहां पर बनी है, बाईं तरफ बनी है। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए लिफ्ट नहरें वो सारी किस तरफ है, बाईं तरफ है। इस तरफ के आजकल क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं, स्टेटमेंट फॉर्मेट में अपने को सारी चीज देखने को मिलती है, तो इसलिए आपको सारी चीजें ध्यान से देखते हुए चलना है। 2 स्टेप की अपनी चर्चा कर ली। इसके निर्माण से संबंधित थर्ड स्टेप की बात करें अपने, तो मोहनगढ़ से लेकर गडरा रोड तक इसका लगभग 90 किलोमीटर जो बाबा रामदेव शाखा का निर्माण किया गया है, लगभग 90 किलोमीटर है, 85 से 90 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो ये कुछ अपने निर्माण से संबंधित ध्यान रखना है कि इस परियोजना को किस प्रकार से पूरा किया गया है और कहां तक पूरा किया, जिसमें से अपने इंपॉर्टेंट है शाखाओं और इससे लिफ्ट नहरों के संबंध में।
चलिए, अब अपने 9 शाखाओं की चर्चा करें। जैसे हमने पहले चर्चा की, इसकी शाखाएँ कुल कितनी शाखाएँ हैं? 9 शाखाएँ। 9 शाखाओं का नाम कम से कम याद होना चाहिए, शाखाएँ। और इसके अलावा ये किस तरफ निकलती है, बाईं तरफ निकलती है या फिर दाईं तरफ निकलती है। तो 8 नहरें एक तरफ है, एक नहर, एक शाखा जो है एक तरफ, जिसमें हमने पहली बात की रावतसर शाखा की। एक तो है ये पहली शाखा, एक तो ये जो इस नहर की पहली शाखा है, एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है। दूसरी अपने बात में एकमात्र जो शाखा है, जो नहर के बाईं तरफ निकाली गई है। किस तरफ निकाली गई है? जो बाईं तरफ निकाली गई है, और बाकी जो 8 शाखाएँ हैं वो किस तरफ निकाली गई है? दाईं तरफ निकाली गई है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, जैसे हमने देखा था, जो नौरंगदेसर शाखा से शुरुआत हुई थी, वो भी किसका पार्ट है? रावतसर शाखा, रावतसर शाखा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसकी कुल शाखाएँ हैं, जिसमें से पहली है अपने रावतसर शाखा, जो किस तरफ है? बाईं तरफ है। ये है बाईं तरफ। बाकी सारी जो है अपनी किस तरफ है? दाईं तरफ। ये सारी जो 8 शाखाएँ हैं वो किस तरफ है? दाईं तरफ है। ये अपने को नाम ध्यान रखना है। तो रावतसर शाखा तो हनुमानगढ़ के लिए स्पेशली है, या फिर हनुमानगढ़ जिले में ये क्या अपना जल पहुँचाती है। सूरतगढ़ शाखा जो श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। अनूपगढ़ शाखा जो नाम से स्पष्ट है अनूपगढ़। गूगल शाखा जो बीकानेर। दंतोर शाखा जो बीकानेर। बिरसलपुर ये है बीकानेर के लिए। चारण वाला शाखा ये बीकानेर और जैसलमेर में। और शहीद वीरबल शाखा है जो जैसलमेर में। एक है सागरमल गोपा शाखा जो जैसलमेर में है। इसी शाखा से बाबा रामदेव लिफ्ट नहर निकाली गई है। बाबा रामदेव लिफ्ट नहर निकाली गई। तो थर्ड स्टेप आपने यहाँ पर देखा था इसके निर्माण से संबंधित, वो कि कहाँ से निकाले गए हैं? जो जैसलमेर में है, सागरमल गोपा शाखा। तो ये कुछ अपने राजस्थान में इंदिरा गांधी से संबंधित 9 शाखाओं के बारे में स्पेशली आपको नाम ध्यान रखना है, और किस तरफ ये है, बाईं तरफ है या फिर दाईं तरफ है। चलिए, अब अपने बात करेंगे आईजीएनपी के लिफ्ट नहरों के बारे में। लिफ्ट नहरों से संबंधित अपने देखें, सारी किस तरफ बनाई गई है? बाईं तरफ बनाई गई है। सारी जो 7 लिफ्ट नहरें हैं वो सारी बाईं तरफ है। चलिए, पहला अपने बात करेंगे पुराना नाम, क्योंकि पहले इनको कुछ अलग नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इनका नाम परिवर्तन किया गया है, और साथ-साथ में ये कौन से जिलों को लाभान्वित करते हैं, और इनसे संबंधित कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड है, वो अपने एक साथ कवरेंगे। सबसे पहले लिफ्ट नहरें कितनी हैं? 7। 7 है। पहले कौन-सी है? सबसे पहले कौन-सी बनाई गई थी? कमर्शियल बनाई गई थी, जो पहले चरण के दौरान बनाई गई थी। बाकी जो 6 लिफ्ट नहरें वो दूसरे चरण के दौरान बनाई गई थी। चलिए, अब अपने एक-एक करके सभी की चर्चा करते हैं। पहली है अपने नौहर सावा लिफ्ट नहर, जो पहले इसका पुराना नाम था। वर्तमान में इसको चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर के नाम से जानते हैं, और इससे जो लाभान्वित जिले हैं, हनुमानगढ़ है, चूरू है, बीकानेर है और झुंझुनू है, जिसमें झुंझुनू को केवल क्या मिलता है? पेयजल मिलता है। केवल पेयजल मिलता है। सहायक नहरों सहित आईजीएलपी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है सहायक नहरों सहित। इसमें स्पेशली नोट करके लिख रखा आपने कि सहायक नहरों सहित अगर इसकी कुल लंबाई नोट कर लिया जाए, तब तो इसकी क्या है, जो इंदिरा गांधी नहर की सबसे बड़ी या सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। अगर इनको कैलकुलेट नहीं करें, केवल सिर्फ इसकी लिफ्ट नहर की लंबाई अगर अपन कैलकुलेट करते हैं, तो उस हिसाब से कमर्शियल जो लिफ्ट नहर है वो सबसे लंबी है। तो सीधा एक अपने को ध्यान रखना है कि कमर्शियल लिफ्ट नहर क्या अपने राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। सेकंड है अपने लूणकरण से लिफ्ट नहर, जो पुराना नाम है, वर्तमान में इसको कंवर्सन लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कंवर्सन लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। जो इस नहर की क्या है, योजनाकार है। इनके द्वारा ये फॉर्मेट तैयार किया गया था, और ये कहाँ पर लाभान्वित होती है? बीकानेर, गंगानगर और अनूपगढ़ जो जिले हैं, वो इस लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं। आईजीएनपी के सबसे पहले निर्मित, जैसे आपने देखा कि पहले चरण के दौरान इसका निर्माण किया गया था, तो ये क्या है? सबसे पहले निर्मित लिफ्ट नहर है। और सातों लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी लिफ्ट नहर भी कौन सी है? अपनी कंवर्सन लिफ्ट नहर। इसे बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसे बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। जैसे अपने गंगानगर के बारे में जाना, गंगानगर को क्या बोला जाता है? गंगानगर की जीवन रेखा। तो बीकानेर की जीवन रेखा कौन सी है? कंवर्सन लिफ्ट नहर। वर्तमान में जिसका नाम है, पुराना नाम क्या है इसका? लूणकरण से। गजनेर लिफ्ट नहर जो है, जिसको वर्तमान में पन्नालाल बारोपाल लिफ्ट नहर के नाम से जानते हैं, और जो बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन को क्या करती है? लाभान्वित करती है। बांगरसर लिफ्ट नहर, जिसे वर्तमान में वीर तेजाजी लिफ्ट नहर के नाम से जानते हैं, जो बीकानेर को लाभान्वित करते हैं, और यह राजस्थान आईजीएनपी की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। इंपॉर्टेंट है अपने लिए ये वाले। एक था वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, एक इंपॉर्टेंट ये हो जाती है, दूसरी इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने कंवर्सन, जो सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है। सबसे छोटी कौन सी है? वीर तेजाजी। तो केवल कहां पर है? बीकानेर, केवल बीकानेर। कोलायत लिफ्ट नहर, जो जिसे वर्तमान में डॉक्टर गणेशी लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है, बीकानेर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी में ये लाभान्वित है ये जिले। इसके अलावा है फलोदी लिफ्ट नहर, जिसे वर्तमान में गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी जो जिले हैं, वो इससे लाभान्वित होते हैं। और लास्ट है अपनी पोखरण लिफ्ट नहर, जिसे वर्तमान में
जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर के नाम से जानते हैं। जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण इससे लाभान्वित जिले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो अपने को लिफ्ट नहरों से संबंधित सारी चीजें कवर की हैं। 7 लिफ्ट नहरें हैं। सबसे बड़ी कौन सी है? कंवर सेन है। सबसे छोटी कौन सी है? अपने तेजाजी वाली। और सबसे लाभान्वित अगर पूछ लिया जाए लिफ्ट नहरों से, तो यहाँ पर अपने देख रहे हैं जैसे बीकानेर है। बीकानेर लगभग जो 5 लिफ्ट नहर है, बीकानेर के अंतर्गत 5 लिफ्ट नहरें लाभान्वित हो रही थी। सबसे लाभान्वित होने वाला जिला भी कौन सा? अपना बीकानेर। सबसे बीकानेर। चलिए, इसके बाद में बात करेंगे अपने लिफ्ट नहरों के कुछ। जैसे लिफ्ट नहरों के पहले अपने चर्चा कर ली है कि सभी बाई जो लिफ्ट नहरें हैं सभी बाईं तरफ निकाली गई। लिफ्ट नहरें कहाँ निकाली गई? बाईं तरफ निकाली गई है। और जो इसकी शाखाएं हैं वो 8 तो ऐसी है जो दाईं तरफ निकाली गई, एक किसी रावत से शाखा है जो बाईं तरफ से निकाली गई थी। वो चर्चा अपने कर लिए। अब इसे समझ अपने और देखें कि इंदिरा गांधी नहर के बाईं तरफ का जो इलाका है वो नहर के तल से ऊंचा है, इसलिए बाईं तरफ क्या निकाली गई है? 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया, जिसकी चर्चा आपने वन बाय वन कंप्लीट कर ली है। अब इससे संबंधित जैसे पेयजल के लिए निकाली गई कुछ लिफ्ट नहरें हैं। इसमें पहले अपने राजीव गांधी लिफ्ट नहर, इसका प्रारंभिक नाम क्या था? जोधपुर लिफ्ट नहर था। इसे जोधपुर नगर की जीवन रेखा कहा जाता था। जोधपुर व बाड़मेर को पेयजल आपूर्ति करती है। यह नहर जोधपुर की कैलाना झील में पानी डालती है। कैलाना झील में पानी कौन से डालती है? राजीव गांधी लिफ्ट नहर। इसके बाद में इंपॉर्टेंट आपने आपणी योजना, आपणी योजना के बारे में काफी सुना होगा। तो पेयजल के लिए मानगढ़ और जो चूरू है इसमें पेयजल की आपूर्ति करने के लिए जर्मनी के सहयोग से एक आपणी योजना चलाई गई थी। इससे संबंधित जैसे देखें इसे गंदेली सावा परियोजना भी बोलते हैं। जर्मनी के सहयोग से इंदिरा गांधी नहर का पानी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के गांव में पेयजल उपलब्ध करवाया गया। ठीक है, तो ये क्या है? पेयजल आपूर्ति के लिए स्पेशली हनुमानगढ़ और गंगानगर के लिए यह योजना चलाई गई थी जर्मनी के सहयोग से। एक है अपना स्काडा सिस्टम। स्काडा सिस्टम का मतलब है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। मतलब कहने का मतलब है कि इंदिरा गांधी नहर पर एक ऐसा जो लगाया गया जिसके माध्यम से अपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो पानी होता है इसके प्रवाह को आंकलित किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। तो स्काडा सिस्टम इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नहरों में पानी के प्रवाह को आकलन व नियंत्रित करने हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली है। तो कौन सी बोलते हैं? इसको स्काडा सिस्टम बोलते हैं। वो इस नहर पर लगा हुआ है। और इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर है। इसके अलावा मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए आईजीएमपी के किनारे हरित पट्टिका का विकास किया गया है। हरित पट्टिका के अंतर्गत अपने देखें जो इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो दलदली भूमि में कन्वर्ट हो जाता है, जो बंजर हो जाती है, जहाँ पर शेन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए भी यहाँ पर हरित पट्टिका लगाई जाती है, जिसमें स्पेशली किसके? सफेदे के पेड़ लगाए जाते हैं। सफेदे के पेड़ जो मूलतः ऑस्ट्रेलिया के पेड़ है वो इसके अंतर्गत लगाए जाते हैं, ताकि जो बंजर भूमि है वो नहीं हो और तो सेम की समस्या भी यहाँ पर उत्पन्न नहीं। चलिए, ये था अपना इंदिरा गांधी नहर परियोजना से अपना कंप्लीट चैप्टर अभी तक का, जिसमें अपने इससे एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट बनते हैं वो पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। गंगा नहर के बारे में और इंदिरा गांधी नहर के बारे में ये दो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने बात करेंगे नर्मदा नहर परियोजना के बारे में। नर्मदा नहर परियोजना जिसका उपनाम क्या है? सरदार सरोवर परियोजना या फिर मारवाड़ की जीवन रेखा। उद्गम होता है इसका सरदार सरोवर बांध गुजरात से। और राजस्थान में अगर लाभान्वित जिले पूछ लिया जाए तो सांचौर और बालोद का, सांचौर और बाड़मेर, सांचौर और बाड़मेर जिले हैं वो इस नहर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। अगर नहर की कुल लंबाई पूछ ली जाए नर्मदा नहर की तो 532 किलोमीटर है, जिसमें से 458 किलोमीटर तो कहाँ पर है? गुजरात में है। और राजस्थान में कितनी है? 74 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 74 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब 74 किलोमीटर में राजस्थान में पूछ लिया जाए तो इसमें 65 किलोमीटर तक कहाँ पर है? सांचौर में है। 9 किलोमीटर कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो ऐसे सिर्फ 2 जिलों में यह परियोजना है या फिर ये नर्मदा नहर है तो परियोजना चलती है। कौन से है? सांचौर और बाड़मेर। राजस्थान में जो प्रवेश करती है सिलुगांव सांचौर से, सिलुगांव सांचौर से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। समाप्ति हो जाती है इसकी गुड़ामलानी बाड़मेर में। यह राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा सिंचाई पद्धति या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से की जाती है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि यह राजस्थान की क्या है? पहली परियोजना है जिसमें जो सिंचाई होती है वो फव्वारा पद्धति के माध्यम से होती है। राजस्थान की पहली है, इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नर्मदा नहर परियोजना। और इसकी 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, सांचौर लिफ्ट नहर, भादरी लिफ्ट नहर और पांदरी लिफ्ट नहर। ये 3 लिफ्ट नहरें, सिर्फ नाम ध्यान रखना है। ये किससे संबंधित है? नर्मदा नहर परियोजना से संबंधित। इसमें 3 लिफ्ट नहरें हैं। इसको सरदार सरोवर परियोजना के नाम से जानते हैं या फिर मारवाड़ की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। साथ साथ में उद्गम कहाँ से होता है इसका? सरदार सरोवर बांध गुजरात से उद्गम होता है। राजस्थान में जो प्रवेश करती है सिलोगांव सांचौर से प्रवेश करती है। लाभान्वित जिले कौन से हैं? 2 है, सांचौर और बाड़मेर है। इसके अलावा अपनी बात करें तो समाप्त कहाँ पर जो होती है? गुड़ामलानी में हो जाती है। और इसलिए क्या है? राजस्थान की पहली सिंचाई संपूर्ण सिंचाई फुव्वारा पद्धति के माध्यम से होने वाली राजस्थान की पहली
सिंचाई परियोजना है। इतने संबंधित अपने को नर्मदा नहर परियोजना के बारे में ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट है अपना राजीव गांधी सिद्धमुख व नहर सिंचाई परियोजना। राजीव गांधी सिद्धमुख व नहर सिंचाई परियोजना, तो इसके माध्यम से देखें तो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब इन तीनों के बीच में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत इस परियोजना का निर्माण किया गया था। जैसे अपने देखें कि रावी व्यास नदियों का जो अतिरिक्त जल है उनके सदुपयोग के लिए यहाँ पर रावी व्यास नदी समझौता किया गया। इनके मध्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इन तीनों के मध्य हुआ। इसी के तहत राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना का विकास किया गया था, शुरुआत की गई थी। अब इसमें वित्तीय सहयोग की बात करें तो वित्तीय सहयोग शुरुआत में किया गया था यूरोपियन आर्थिक समुदाय के द्वारा। यूरोपियन आर्थिक समुदाय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी मतलब आर्थिक सहयोग की दृष्टि से। लेकिन उसके पश्चात में जब भारत ने यहाँ पर परमाणु जो परीक्षण कर लिया था उसके पश्चात में जो आर्थिक सहयोग है वो यूरोपियन आर्थिक समुदाय के द्वारा बंद कर दिया गया। उसके पश्चात में नाबार्ड के द्वारा इसका जो विकास हुआ है, नाबार्ड द्वारा इसमें वित्तीय सहयोग अपने को दिया गया। नाबार्ड द्वारा शुरुआत की गई थी यूरोपियन आर्थिक समुदाय के द्वारा। इसकी जो जब इसको शुरुआत किया गया तब वित्तीय सहायता अपने को मिली थी यूरोपियन आर्थिक समुदाय के द्वारा। अब अपने शिलान्यास बात करें, इससे संबंधित इसका शिलान्यास किया था बिरानी गांव जो है हनुमानगढ़ में 5 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी के द्वारा इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। और लोकार्पण पूछ किया जाए तो 2002 में सोनिया गांधी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। तो 1989 से शुरुआत होकर 2002 में इसका कार्य कंप्लीट हुआ था। जो लोकार्पण किया गया 1989 में राजीव गांधी के द्वारा और 2002 में सोनिया गांधी के द्वारा इसको क्या किया गया, लोकार्पण किया गया। लाभान्वित जिले की बात करें तो हनुमानगढ़ में एक है बादरा और नौहर तहसील। इसके अलावा चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ जो तहसीलें हैं वहां को इनको सिंचाई सुविधा इस सिंचाई परियोजना के माध्यम से मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। तो सिद्धमुख जो रतनपुरा वितरिका है, इसी परियोजना में इन वितरिकाओं का जो निर्माण है नाबार्ड के सहयोग से किया गया है। नाबार्ड के सहयोग जैसे अपने चर्चा की जो यूरोपियन आर्थिक समुदाय के द्वारा इसको आर्थिक सहयोग बंद किए जाने के पश्चात में इसको जो आर्थिक सहयोग कहां से मिल रहा था, नाबार्ड से मिल रहा था। तो उसके द्वारा सिद्धमुख रतनपुरा जो वितरिका है वहां का निर्माण किया गया। राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना से संबंधित अपने को ध्यान रखना है कि रावी व्यास जो नदियां हैं इसके जो अतिरिक्त जल हैं उनको उपयोग करने के लिए भिरानी गांव हनुमानगढ़ से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके द्वारा राजीव गांधी के द्वारा 1989 में लोकार्पण जो किया गया है 2002 में सोनिया गांधी जी के द्वारा। और जो लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़ और चूरू, हनुमानगढ़ में भी नौहर बादल तहसीलें हैं, तो चूरू की कौन सी है, तारानगर और राजगढ़, ये कुछ लाभान्वित है। चलिए नेक्स्ट अपना भरतपुर नहर। भरतपुर नहर के बारे में, भरतपुर नहर से संबंधित अपने यह राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उद्गम होता है यमुना नदी से निकलने वाली आगरा नहर से इसका उद्गम होता है। तो कुल लंबाई किसी 28 किलोमीटर है, जिसमें यूपी में कितनी है, उत्तर प्रदेश में 16 किलोमीटर और राजस्थान में कितनी है, 12 किलोमीटर है। और यहाँ पर केवल लाभान्वित जिला कौन सा है, भरतपुर। भरतपुर से संबंधित इतना ही ध्यान रखना है। भरतपुर में नाम भरतपुर है, सिंचाई परियोजना कहाँ किसको, लाभान्वित जिला कौन सा है अपना, भरतपुर ही है। और कहाँ से मिल रही है, यूपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसमें से राजस्थान में कितनी है, केवल 12 किलोमीटर, केवल 12 किलोमीटर यह नहर है, जिसे अपने भरतपुर नहर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट अपने गुड़गांव नहर। यह राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। वर्तमान इसको अपने किस नाम से जानते हैं, पश्चिमी यमुना लिंक नहर। पश्चिमी यमुना लिंक नहर के नाम से इसको जानते हैं। तो पहला इसका क्या नाम था, गुड़गांव नहर। इसका उद्गम होता है यमुना नदी से ओखला हेड जो है दिल्ली में से निकालने के बाद में इसकी शुरुआत तो की गई थी 1966 में, और इसका जो कार्य पूर्ण हुआ था 1985 में। 1985 में तो राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है, 53 किलोमीटर, केवल 53 किलोमीटर राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है। और इसको जो राजस्थान में प्रवेश हो रहा है कामाडीग से, नया जिला है जो कामाडीग से जो प्रवेश कर रहा है, इंपॉर्टेंट अपने लिए ये है कि इस नहर से अजान बांध व घना पक्षी विहार को क्या की जाती है, जलापूर्ति की जाती है। और इससे डीग जिले और कामा तहसील में सिंचाई होती है। गुड़गांव नहर से संबंधित इसका जो वर्तमान जो नामकरण किया गया है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके जो लाभान्वित जो जिले हैं इससे संबंधित ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंट अपने लिए ये हो जाता है कि इसको अजान बांध व घना पक्षी विहार से को जलापूर्ति की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद। नेक्स्ट अपना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP, ये अपने लिए खास इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्तमान का भी है, तो करंट से भी रिलेट करता है। इसको अपने क्या बोलते हैं, ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ये अपने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। देखिए इसकी शुरुआत से देखिए
जैसे लास्ट जो अपनी बीजेपी गवर्नमेंट है, वर्तमान में बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके पहले गवर्नमेंट थी अपनी कांग्रेस की, और उससे पहले जो अपने बीजेपी गवर्नमेंट, उस दौरान इस परियोजना का एक फॉर्मेट तैयार किया गया था। लगभग वसुंधरा राजे सरकार के दौरान इसका एक फॉर्मेट तैयार किया गया था कि राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं, अरावली के जो पूर्वी जिले हैं, उनमें पेयजल और सिंचाई की आपूर्ति के लिए एक परियोजना का निर्माण किया जाए। विशेषकर जैसे मानसून कालीन हाल-फिलहाल की बात करें, जैसे राजस्थान में पूर्वी हिस्सों में काफ़ी जो बाढ़ के हालात बन रखे हैं, तो इसी जो ये जो फॉर्मेट है, या फिर इसी को जो बरसात के या मानसून के दौरान जो अतिरिक्त जल है, उनका सदुपयोग करने के लिए एक ऐसी परियोजना का निर्माण करने के लिए जो एक फॉर्मेट तैयार किया गया, जिसको अपने बोलते हैं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। जब इसकी चर्चा की गई थी, तो जो चंबल है या फिर इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, क्योंकि चंबल है, उसके दौरान बरसाती पानी में बरसात या फिर मानसून का टाइम में इसका जो अतिरिक्त जल होता है, वो लास्ट में कहाँ पर चला जाता है? लास्ट में अपने बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, वो अपने काम नहीं आ पाता है, तो उसी एक्स्ट्रा जल को उपयोग करने के लिए जब मानसून के बाद में जब वर्षा का जल या फिर जो सिंचाई के काम में लिए जाने के लिए यहाँ पर एक योजना का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। इसी के अंतर्गत अपने देखें कि पूर्वी राजस्थान नहर जो परियोजना है, मानसून काल में चंबल बेसिन की सहायक नदियां हैं, जैसे पार्वती है, काली सिंध है, इनके अतिरिक्त जल को निम्न जल वाली नदियों में जल परिवर्तित करके करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, उनके जल का सदुपयोग करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। बांधों के माध्यम से इनको स्टोर करना, फिर उसके बाद में जब भी इनकी जरूरत हो, उसके बाद में उस पानी का काम में लेना। तो ऐसी-ऐसी परियोजना इसका बनाया गया था, फॉर्मेट बनाया गया था। लेकिन पूर्वी राजस्थान नहर का कार्य वर्ष 2051 तक पूरा किया जाएगा। मतलब 100% अगर इसका यूज़ की बात करें, 2051 तक इसको पूर्ण रूप से बनाया जाएगा। लेकिन आपने लास्ट देखा कि जब इसको शुरुआत की गई थी, लास्ट गवर्नमेंट के द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया जा रहा था इसी संबंधित, लेकिन अपने राजस्थान में थी तो गवर्नमेंट कांग्रेस की, और अपने सेंटर में थी बीजेपी गवर्नमेंट। तो दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, इसलिए इसको मूर्त रूप नहीं दिया जा रहा था। वर्तमान में जैसे अपने राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, इसलिए इसका एक फाइनल फॉर्मेट ऐसा बनाया गया है, क्योंकि लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा था कि इस योजना को एक राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाए, ताकि जो इस पे खर्च होने वाला जो 90% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे, और उसके पश्चात बचा हुआ जो पैसा है 10% वो इसके साझेदारी वाले राज्य, मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये दोनों आपस में बांटने के बाद में इस योजना से संबंधित लाभ उठा पाए। लेकिन इसको साकार रूप नहीं दिया जा सका था लास्ट गवर्नमेंट के द्वारा। अब वापस से इस योजना को मूर्त रूप दे दिया गया है। जब शुरुआती चर्चा करें, तो शुरुआत में तो लगभग राजस्थान के पूर्व वाले जो 13 जिले हैं, उनके लिए योजना बनाई गई थी। लेकिन वर्तमान में जैसे बहुत सारे जिले नए बन चुके हैं, उसके आधार पर हम देखें तो राजस्थान में लगभग 22 जिले इससे क्या हो गए, लाभान्वित होंगे पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से। तो इसका फाइनली जो चीज़ हो चुका है, लगभग आने वाले टाइम पे आपको ये चीज़ें पूरा देखने को मिलेंगे। काफ़ी इसके अंतर्गत बाँध भी बनाए गए हैं, ताकि जो आगे भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़े, जो मानसून काल में जो एक्स्ट्रा जल होता है, उनको स्टोर कर लिया जाए, और उसके बाद में जब भी ज़रूरत हो, उसमें उसको यूज़ कर लिया जाए। तो यही इसका मोटो है। शुरुआत में जब इसका फॉर्मेट तैयार किया गया, तो उस समय तो इसका जो अनुमानित जो खर्च था, लगभग 37,000 करोड़ बताया गया था। लेकिन 5 से 6 साल इसको बीच में हो चुके थे, तो इसका कार्य है वो पूरा ढंग से कंप्लीट नहीं हो चुका था। अब इसके लास्ट में जब इसका एमओयू हुआ है एमपी और राजस्थान के बीच में, तो उसमें अनुमानित जो लागत है इसकी कुल लगभग 45 से 50,000 करोड़ इसकी बताई गई है। जिसमें से केंद्र सरकार के द्वारा इसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिए जाने के पश्चात में लगभग जो 90% है, वो तो कौन वहन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी। बाकी जो 10% जो पैसा है, वो राजस्थान और एमपी दोनों संयुक्त रूप से वहन करेंगे, ताकि इन दोनों को फायदा उसके। अब अपने देख लेते हैं इससे संबंधित कि पूर्वी राजस्थान नहर से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को लाभान्वित किया जाए। ये बात है जब इसको फॉर्मेट तैयार किया था। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में लगभग 22 जिले हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो नए जिलों के बनने के पश्चात तो इस परियोजना से लगभग 22 जिलों को फायदा होगा। अब भरतपुर संभाग के अंतर्गत इसमें है भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। जोधपुर संभाग के जयपुर, अलवर, दौसा। इसके अलावा अजमेर संभाग के अजमेर और टोंक। ये जो पहले 13 जिले बनाए गए थे कि इनको ये संभावित लाभ होगा। लेकिन वर्तमान दृष्टि से देखें, जैसे 22 जिले हैं, वर्तमान में लगभग 22 जिले हैं जिनको इस योजना से फायदा होने वाला है। जिसमें से भरतपुर संभाग के अंतर्गत बात करें, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, सवाई माधोपुर और गंगापुर, सिट्टी, इनको लाभ होने वाला है। कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ है, 4 जिले हैं। जयपुर संभाग के हैं, जयपुर शहर है, जयपुर ग्रामीण है, दूदू है, खेड़तल, तिजारा है। इसके अलावा अलवर, दौसा और कोटपुतली, बहरोड। और अजमेर संभाग के हैं, अजमेर, केकनी, टोंक, ब्यावर और शाहपुरा। इनको फायदा होने वाला है।
तो इस परियोजना के पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान के सर्वाधिक जिलों को लाभान्वित करने वाली नहर परियोजना है। सर्वाधिक जिलों जैसे अपने चर्चा की लगभग 22 जिलों को इससे लाभ होने वाला है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत फीडर कैनाल के माध्यम से 26 वृहद और मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाओं को जल उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। तो ये अपना स्टेटमेंट फॉर्मेट में जब इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, उसमें ये चीज पूछा गया था कि इस योजना के अंतर्गत कितनी वृहद और मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाओं को सम्मिलित किया जाएगा। तो 26 वृहद मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएं हैं और लगभग 2 लाख हेक्टेयर नवीन क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई की जाएगी। इस परियोजना के तहत 6 बैराज बनाए और 1 बांध का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि इनका जो स्टोर है वो अतिरिक्त जल का जो स्टोर है वो बांध के माध्यम से किया जाना है, ताकि इसका भविष्य में जब भी जरूरत हो तो इसको यूज किया जा सके। इस परियोजना के तहत सवाई माधोपुर की खंडार तहसील में डूंगरी बांध का भी निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, निर्माण किया जाएगा। नाम अपने को इम्पोर्टेंट ये है, देखिए ये वाला नवनेरा एग्जाम में आ चुका है कि नवनेरा बांध का संबंध कहां से है। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना या ईआरसीपी के तहत प्रस्तावित जो बांध है जिसमें से पहला है जिसका निर्माण कंप्लीट हो चुका है, नवनेरा बांध काली सिंध नदी पर कोटा में बना हुआ है। ये पूछा गया था कि नवनेरा या फिर नोनेरा बांध कहां पर है, काली सिंध नदी पर बना हुआ है और कहां पर, कोटा में बना हुआ है। इस परियोजना के प्रथम चरण में इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। इसके अलावा जैसे बात करें कुन्नू बैराज कहां पर है, शाहबाद 12 में, रामगढ़ बांध है किशनगंज 12 में, मांगरोल बैराज है मांगरोल 12 में और मेज बैराज है इंद्रगढ़ बूंदी में और एक है राठौड़ बैराज जो बनास नदी पे चौथा बड़ा सवाई माधोपुर में बनाया गया है। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो बन चुका है नवनेरा बांध वो अपने एग्जाम में आ भी चुका है, वो ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था अपना राजस्थान की प्रमुख नहरों से संबंधित आज का पूरा सेशन। तो अपने एग्जाम ओरिएंटेड प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित जो नहरें हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस क्लास के लिंक को भी शेयर करना, साथ साथ में अपने अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ में अपना जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।